मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे आपके साथ लाइव जुड़ती हूं हेलो मनी 9 लेकर के। अलग अलग एक्सपर्ट से हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं और आपको मदद करते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को सही तरीके से बचाएं और उसका निवेश करें। वैसे जब आप निवेश करने की सोचते हैं तो आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने वैसा ही निवेश किया हो। आप उनसे बात करते हैं, समझना चाहते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, उनको कैसा रिटर्न मिला। साथ में आप जाते हैं नेट पर, सर्च करते हैं उस टॉपिक से जुड़े बातों को, उस टॉपिक से जुड़े वीडियोस को, उनको देखते हैं और ऐसे निवेश में पैसा खो बैठते हैं जो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोफेशनल एडवाइस। लेकिन ये प्रोफेशनल एडवाइस आपको किन से लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और कैसे आप चुनें अपने लिए सही फाइनेंशियल प्लानर, किन क्वालिफिकेशंस को देखें, किन बातों को समझें और क्या सवाल पूछें, तो यही आज हमें बताने वाले सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कल्पेश अशर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारा फोकस होगा कि हम आपकी मदद कर सकें कि आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो सही फाइनेंशियल प्लानर भी आपका हाथ थामे, ये आप कैसे समझेंगे। थैंक यू सो मच कल्पेश जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट आपसे बातचीत करने से पहले मैं अपने जितने भी व्यूअर्स इस शो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप भी अपने सवाल भेजिए। कल्पेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ना कि मेरे सवालों का जवाब। और आप कैसे लाइव सवाल भेज सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप यूट्यूब पर जुड़े हैं तो राइट हैंड पर आपको एक टॉप चैट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें भी आप जैसे ही सवाल लिखेंगे मैं तुरंत लाइव के लाइव उसे पिक करूंगी और अपने एक्सपर्ट के सामने रखूंगी। चलिए लेट्स नाउ गो अहेड टू कल्पेश अशर। हाय, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर कितना ज़रूरी होता है? क्या इसकी इंपॉर्टेंस लोग समझ रहे हैं या निवेश करते वक्त इस बात को इग्नोर कर देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका फॉर हैविंग मी आपके शो के ऊपर, और मनी 9 के साथ हर बार जुड़ने में मुझे एक बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। जैसे कि एक बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो हम हर बार बात करते हैं कि उसके कितने पहलू होते हैं, उसका कितना फायदा होता है, लेकिन इस सारी चीज को आपके लिए अमल में करने वाला या आपका जो गाइड होता है या आपका जो सही मार्गदर्शक होता है, उसको आप कैसे चुने। और उसके लिए काफी सारे आज फाइनेंशियल इकोसिस्टम में बहुत सारा कंफ्यूजन है, और कितने सालों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों को क्या करना है वो तो पता है, लेकिन कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं होती। तो एक फाइनेंशियल प्लानर का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम होता है जब वो आपको सलाह देता है, और वो सलाह सिर्फ आपके निवेश तक जुड़ी नहीं रहती, वो आपके पूरे आई थिंक एक फाइनेंशियल लाइफ के साथ जुड़ी रहती है, जिसमें आपके हर रोज के रोजमर्रा की जिंदगी के मॉनेटरी इश्यूज को लेकर, आपके कैश फ्लो को लेकर, आपकी आमदनी से आपके खर्चों को लेकर, आपका जो एक गोल होता है उसको लेकर, आपका रिस्क प्लानिंग होता है यानी कि सही इंश्योरेंस क्या है उसको लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज एक फाइनेंशियल प्लानर बताता है आपको कि आप आपके जो लक्ष्य है, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको कैसे हासिल करें। आई थिंक ये एक समरी होती है एक फाइनेंशियल प्लानर की, और बहुत सारे लोग इस चीज को समझने में नाकाम होते हैं। और जैसे ही वर्ड फाइनेंस अपने कानों पे गूंजता है तो लोगों का सबसे पहला सवाल हो जाता है कि भाई मार्केट के साथ आपका क्या रिश्ता है, मार्केट का क्या लगता है, ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी। हमें उस चीज से बिल्कुल एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमको एक फाइनेंशियल प्लानर से ये चाहिए कि वो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी के साथ कैसे एफिशिएंटली जुड़ सकता है और आपको सही सलाह दे सकता है। मार्केट का तो जो काम है वो मार्केट करेगी, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जिस चीज पे कंट्रोल है, हम क्यों ना उसे बेटर करें और क्यों ना उससे फायदा उठाए कि हमारी जिंदगी को हम फाइनेंशियली कंट्रोल कर सके और 100% सही निवेश को चुने। राइट, तो आपने ये तो बता दिया कि पूछते हैं लोग कि मार्केट कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। अब जो है ये आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर के हाथ में नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानर से पूछना क्या चाहिए ये हमें सिखाइए ना कल्पेश जी, कि हम क्या पूछें
ताकि हमें पता चले कि हाँ ये फाइनेंशियल प्लानर मेरे लिए सही हो सकता है, या फिर इसमें वो क्वालिटीज हैं कि ये मेरे पैसे को अच्छे से मैनेज करेगा? देखिए, सबसे पहले तो उसकी आपको क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि वो कितना क्वालिफाइड है आपको सलाह देने के लिए। और आज के इकोसिस्टम में हम देखें तो बहुत सारे मापदंड है कि क्या वो NISM की सर्टिफिकेशन को पास किया हुआ है, या वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, या तो वो अच्छा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो फिर वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, या तो आपको वो स्टॉक्स पे अगर सलाह देता है तो क्या उसने NISM के जो स्टॉक रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसको पार किया है। आपको पूरा हक है इन सारी चीजों का सवाल करने का अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ, या किसी भी आई थिंक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। हम एक थोड़ा अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हैं प्रियंका, कि जब आप किसी से भी सलाह लेते हैं तो कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, ना कि बल्कि कोई भी चीज अगर फ्री में ऑफर होती है या सोशल मीडिया पे आती है तो हम उसको सुन के अपने अमल करें, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले उसके क्वालिफिकेशंस चेक करने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या वो फाइनेंशियल प्लानर है तो सिर्फ आपको अपने रिटर्न्स के बारे में बताता है या मार्केट रिलेटेड चीजें बताता है, या तो आपकी होलिस्टिक फाइनेंशियल वेलबींग यानी कि आपको फाइनेंशियली ऑप्टिमिस्ट कैसे रख सके उसके बारे में बताता है। तो जो भी बंदा आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ रिटर्न्स की बातें करता है या मार्केट को बीट करने की बातें करता है, वो अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ आंकड़ों पर है। और फाइनेंशियल प्लानर की नजर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, आपके जिंदगी के शब्दों पर भी होती है। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तीसरी बात है कि वो कभी भी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर जो भी है वो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोई भी परसेंटेजेस या पास्ट परफॉर्मेंस या प्रोजेक्टेड रिटर्न्स की बात नहीं करेगा। अगर वो करता है तो सॉरी, रॉन्ग नंबर, वो सही बंदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको नहीं पूछ रहा है आपकी पहली मीटिंग में। अब आता है सवाल कि उसका जो एडवाइजरी का स्कोप है वो सिर्फ कैपिटल मार्केट्स और रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के तहत होना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको ऐसी चीजें या ऐसी स्कीम्स बताता है जो सेबी रेगुलेट नहीं करती या RBI की रेगुलेशन के अंडर नहीं आता, और कहीं आप कल उठ के फंस गए तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। यानी आपको जोखिम में डाल सकता है, आपके पैसे को जोखिम में डाल सकता है। वेरी नाइसली पुट। क्वालिफिकेशन पूछिए, मुझे नहीं लगता हमें हिचकिचाना चाहिए पूछने में कि आपके पास किस तरह की क्वालिफिकेशन है, और आप समझिए कि वो क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है या नहीं। आंकड़ों में अगर बहुत ज्यादा बात कर रहा, मेरे सामने तो कोई आंकड़े रखता है तो मैं उलझ जाती हूँ, और ये लगता है सबके लिए है। आंकड़ों में क्यों बात कर रहे हो भाई? ये बताओ कि मैं ये सपना देख रही हूँ, या फिर मुझे बताओ कि मैं जो कमा रही हूँ क्या मैं उसे सही तरीके से अब भविष्य में अपने लिए, अपने फ्यूचर ड्रीम्स के लिए उसे कैसे यूटिलाइज करूँ। अब मुझे ये बताइए, 3 वर्ड्स जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। हम सब भी जब अपने प्लेटफॉर्म में बात करते हैं तो मेहमान आते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जैसे कि आप हैं। एक है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, ये भी एक सर्टिफिकेशन है। फिर है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर MFDs। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? ये तीनों ही क्या मेरे पैसों की जिम्मेदारी मैं इनको दे सकती हूँ, या इनमें से कोई एक है जिसको एक दूसरे से ज़्यादा एज है? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीनों जो आपने जो नाम बताया, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास आते हो या अपनी सर्विसेज एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड से लेते हो, आपको ये जानना जरूरी है, जैसे मैंने बताया, कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपको कौन सी एक प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप चुनते हो तो आपको ये जानना है कि वो अगर NISM का 5A एग्जाम जो होता है, क्या उसने वो पास की हुई है, क्या वो क्वालिफाइड है आपको एडवाइस करने के लिए और आपको प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूट या एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एक NISM का सर्टिफाइड कोर्स है, और उसके तहत वो बंदा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है वो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड रिलेटेड एडवाइस देता है, और आपको एग्जीक्यूट भी करवा देता है अंडर रेगुलर प्लान। क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो रेगुलर प्लान में जो कमीशंस मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स थ्रू,
वो उसकी आमदनी है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत एथिकली और सही तरीके से आपके इंटरेस्ट को समझ सकता है, लेकिन उसका जो एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स की तहत अच्छी एडवाइस दे पाएगा, और उसका काम भी यही होना चाहिए। ही शुड नॉट गो वॉन्डरिंग इनटू अदर एरियाज। तो एक हो गया ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा आता है, जैसे आपने बताया, कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग एक कोर्स है, जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है वो अंडर FPSB यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के तहत फाइनेंशियल प्लानर्स कंप्लीट करते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, जिसके 4 या 5 पिलर्स होते हैं, 4 या 5 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका कैश फ्लो समझना, जैसे कि आपका नेटवर्थ समझना, जैसे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझना, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट या इंश्योरेंस है उसके पूरे पहलू समझना, और फाइनली आता है आपका टैक्स का एडवाइजरी करना। वो आपके लिए रिटर्न्स फाइल नहीं करेगा, लेकिन आपको टैक्स के ऊपर एडवाइस कर सकता है। इसका एक पूरा कोर्स होता है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स होता है, और जो भी इंडिविजुअल इस कोर्स को कंप्लीट करता है, इसमें 3 या 4 मॉड्यूल्स होते हैं, शायद ये 1 साल का पूरा कोर्स होता है, और ये सर्टिफिकेशन के बाद आप एक वैलिड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कहलाते हो। इसके प्लानिंग के पूरे पहलू आप समझ सकते हो कि एक फाइनेंशियल लाइफ में क्या क्या पहलू आते हैं, और अपने क्लाइंट्स को आप सही मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने फाइनेंशियल गोल्स कहा, और वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक कॉमन थ्रेड है जो इसके तहत होता है। अब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है ना प्रियंका, वो कोई भी कर सकता है। आप ये नहीं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करके आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते। आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करके फाइनेंस की फील्ड में भी ना रहो, लेकिन आप फाइनेंस समझते हो, तो मान लीजिए मैं 100% कहता हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में गलती नहीं करो। वो CFP वही कोर्स है जो आप लोग करते हैं, जिसमें आप अलग अलग पहलू पढ़ते हैं। और जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो क्या है? वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है, या वहां पे भी कुछ पढ़ाई करनी होती है और तब आप सेबी के वो रजिस्टर? एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने बताया कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी CFP हो सकता है, और एक CFP भी जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉमन थ्रेड है, एक कोर्स है जो आपको फंडामेंटल समझाता है सारी चीजों का। अब सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो है जो सेबी ने एक पूरा कंप्लायंस उन्होंने बनाया है, पूरे रेगुलेशंस बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, कि जो भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनता है वो सिर्फ अपनी आमदनी जो है, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करता हूं, इसमें कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल बात करता हूं इंडिविजुअल रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, जिसके मापदंड थोड़े कम है कॉर्पोरेट के हिसाब से। तो जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उसके लिए आपको 100% एक 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके जो दूसरे रेगुलेशंस है काफी स्ट्रिक्ट हैं। आपको एक CFP होना जरूरी है, आपको NISM के जो एडवांस्ड कोर्सेज हैं 10A 10B उनको पास करना होता है, और उसके बाद आपकी जो इवन स्टाफ है, जो आपका एडवाइजरी है, वो भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स तो लाजमी होने चाहिए अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रीच करते हो। तो आपकी जो आमदनी है वो सिर्फ फीस के माध्यम से आ सकती है, ना कि कोई कमीशन के माध्यम से। और ये सारी चीजें जो है वो आपको लिखित तौर पे एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट के माध्यम से आपको सेबी से लेके आपके क्लाइंट्स को देनी होती है, और हर 3 साल में आपको एक CPE मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन का कोर्स NISM से अपीयर करना पड़ता है आपके क्रेडेंशियल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मापदंड हैं। तो सेबी RIA का जो कंप्लायंस है काफी स्ट्रिक्ट है, और इसमें सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग या रिसर्च एनालिस्ट जो भी है अलग अलग कोर्स करते हैं। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होते हैं, लेकिन हम सिर्फ फीस लेते हैं, तो वो आपको समझ के चलना है, आप इसमें कमिशंस अर्न नहीं कर सकते। तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फीस की बात की अभी कल्पेश जी, मैं पूछना वही चाह रही थी कि ये फीस कैसे अर्न करेंगे? अगर कोई मेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, मुझे उसे कोई फीस देनी होगी, या वो अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहा है तो वहां से उसको जो है अपना हिस्सा कमीशन वगैरह मिलता है? ओके, सो अगेन एक बाइफरकेशन हो जाता है कि आप अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स कराने जाते हो, तो वो ऑब्वियसली अगर एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मॉड्यूल फॉलो करता है तो आपको सही सलाह देगा, आपसे प्रश्न पूछेगा,
कि आपके गोल्स क्या है, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितनी हद तक निवेश कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो होंगे उसके हित में वो पूछेगा, और इन्वेस्टमेंट वो कराएगा रेगुलर प्लान से आपको म्यूचुअल फंड्स में। अब उसमें से जो कमीशन उसको इनकम के तौर पे मिलता है वो उसकी इनकम है, वो फीस आपको चार्ज नहीं कर सकता जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन अगर आप एक आरआईए के पास जाते हो, अगर वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देता है तो वो आपसे डायरेक्ट प्लान अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हो म्यूचुअल फंड्स का, तो ऑब्वियसली उनकी कोई आमदनी नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स में देयर इज नो कमीशंस। तो आपको उसकी जो इनकम है, आपकी जो फीस है, वो आपको सिर्फ फीस के तौर पे उसको देनी है, और उनकी अर्निंग कोई कमीशन के प्रोडक्ट से नहीं होती। तो फीस में भी जो एक लिमिटेशन है वो सेबी ने ऑलरेडी अपने पब्लिक डोमेन पे मेंशन किया हुआ है आरआईएस के लिए, कि आप एक या दो मॉडल से अपने क्लाइंट से, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से फी ले सकते हैं ऑन अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट टर्म्स के हिसाब से। अगला सवाल ना रोहित कनौजिया हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे। रोहित जी, गुड इवनिंग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ प्रियंका जी। ओके, बताइए क्या है आपका सवाल? जी मेरा सवाल है फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स को लेकर है। इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, हमारे ट्रेडिंग को फॉलो कीजिए, ये कीजिए, तो उनको लेकर कोई गाइडलाइन है क्या जो वो बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है? कल्पेश, बहुत अच्छा सवाल रोहित पूछ रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले इस पर बात भी कर रहे थे। कोई गाइडलाइन है क्या? अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के माहौल में, क्योंकि ऑनलाइन इन्फ्लुएंस का इतना, इन्फ्लुएंसर्स, या मैं तो उनको ऑनलाइन मिस इन्फ्लुएंसर्स कहता हूँ क्योंकि ये सही गाइडेंस नहीं देते। क्योंकि और सेबी को भी लेकर इसकी बहुत सारी चिंता है, और बहुत सारे एक्शंस और स्टेप्स वो ऑलरेडी ले चुके हैं इसके बारे में। लेकिन जो सुनने में आया है या जो भी एक माहौल बन रहा है, क्योंकि सेबी का जो मेन एक इंटेंशन है, हेतु है, वो ये है कि उनको इन्वेस्टर इंटरेस्ट पहले देखना है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। और जहां पर ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, तो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग कमिंग अप कि इनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जरूर बनेंगी, और जितनी जल्दी बनेगी उसके लिए आई थिंक हम सब प्रे करते हैं। और ये जो एक पूरा एक गलत सा माहौल बन रहा है कि सिर्फ ये सब सुनकर हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगा रहे हैं और पैसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आई थिंक एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, जहां पे भारत एक बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, आई थिंक इस चीज को चैनलाइज करना और कंट्रोल करना, आई थिंक एलिमिनेट करना भी बहुत अच्छी बात रहेगी। सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एब्सोल्युटली, कोई भी गाइडलाइन नहीं है, इसलिए फिंगर क्रॉस रखिए, आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, और प्लीज़ ऐसी एडवाइजेस को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कीजिए। ऐसी एडवाइजेस सुनने में अच्छी लग सकती हैं, पर उन्हें आपको अपने लेवल पर क्रॉस चेक करना होगा। एक्सपर्ट के पास जाइए, ऐसे एक्सपर्ट जो क्वालिफाइड है आपको राय देने के लिए। दिव्या सक्सेना से हम बात करेंगे। इनफैक्ट एक कॉल आउट कि बस हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए अगर आप अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो फटाफट भेजिए। लाइव आप लिख सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैट बॉक्स में अपने सवाल, या फिर अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आज वक्त मिलेगा तो आज ले लेंगे आपका सवाल। 9311211874 पर व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आप अभी जल्दी से नहीं भेजेंगे सवाल तो शायद मुझे आपका सवाल अगले शो में लेना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे साथ दिव्या सक्सेना फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं। हेलो दिव्या, कैसे मदद करें आपकी? क्या जानना चाहती हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी काफ़ी रील्स आते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे पैसा कमाएं, तो काफ़ी ये लोग ऑप्शंस बताते, तो क्या हमें इन पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कल्पेश, दिव्या के लिए क्या आप सलाह देंगे? रील्स में 1 मिनट में बता दिया जाता है भाई यहाँ पैसे लगाइए। इसका जवाब मैं सिर्फ एक चीज में कहना चाहता हूं कि आप रील्स को छोड़ के रियल फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, क्योंकि रील्स तो सब बना लेते हैं, लेकिन जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपकी रियलिटी जाने बजाय आपको कोई एडवाइस नहीं देगा। और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको पूरी ऐसी एडवाइस देगा जिससे आपका जो एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, एग्जिस्टिंग आपके जो कंसर्न्स है, उसको भी आप ओवरकम कर सकते हो, सही निवेश का माध्यम बताएगा, और आपको जो आगे चल के सही निवेश करना है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से,
ना कि जो आज माहौल है या मार्केट कंडीशंस है वो हिसाब से आपको सही एडवाइस मिलेगी, लेकिन वो रियल एडवाइस होगी, ना कि रील एडवाइस। ओके, सो रील एडवाइस नहीं, रियल एडवाइस, राइट। सो कल्पेश, आज के सेशन को हम क्लोज करें उससे पहले आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किससे एडवाइस लेनी है? इस पॉइंट को अगर मैं आपको कहूं कि आप इससे अपने क्लोजिंग कमेंट दीजिए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑफ हैंड तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं प्रियंका कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम सोशल मीडिया या यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई भी बंदा देख सकता है कि बाईपास सर्जरी हार्ट की कैसी होती। सबको पता है कि हार्ट की सर्जरी कैसी होती है, लेकिन कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि आईने के सामने खड़ा होकर अपने सीने को चीर के बोलेगा कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप इस हार्ट की सर्जरी कर लूं। उसको एक सही मायने में कार्डियक सर्जन की जरूरत पड़ेगी, एक स्पेशलिस्ट की सर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो वो ही हिसाब से जैसे हेल्थ की बात है वैसे ही वेल्थ में आप जो रियलिटी है वैसे एक एथिकल फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए जो आपकी जिंदगी को पहले समझे और उसके हिसाब से आपको एडवाइस दे। वेल सेड कल्पेश, बहुत ही सही आपने कहा कि वीडियोस तो आपको कई मिल जाएंगी, कई बातें बता रहे होंगे, सबको ट्राई नहीं करना है, आप एक्सपर्ट के पास जाइए। स्पेशली आपका पैसा है, बहुत मेहनत से हम कमाते हैं, तो प्लीज़ उसको सही तरीके से निवेश कीजिए, ऐसे हाथों में दीजिए जो उसका ख्याल रखेगा, जिसमें वो काबिलियत है उसका ख्याल रखने की। कल्पेश, आज आपने टाइम निकाला इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर। चलिए आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। बस ध्यान रखिए कि अब आप समझ गए हैं कि अगर पैसों की जिम्मेदारी किसी को देनी है तो आपको देनी है वो क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ CFP के उस नाम को हासिल करने में, और आपके पैसों का ख्याल रखेंगे क्योंकि उन्होंने उससे लेकर के पढ़ाई की है, समझा है हर पहलू को। तो ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत से पैसा कमा रही हूँ, किसी की भी एडवाइस मत मानिएगा। चलिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, उसके पहले प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए money9.com। पर्सनल फाइनेंस की हम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, उसका हर अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़िए और जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। आपसे अब मुलाकात होती है सोमवार को शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 में। और एक और रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग मुझे अभी अपने स्टॉक्स का नाम भेज रहे हैं लाइव में, प्लीज़ स्टॉक्स वाले पे अगर आपको सवाल पूछना है ना तो सोमवार को दिन में 1 बजे मेरे सहयोगी विपुल सिंह लेकर आते हैं हेलो मनी 9, आप ज़रूर उसमें जुड़िए और अपने स्टॉक से जुड़े सवाल पूछिए। मैं स्टॉक से जुड़े हुए सवालों का जवाब अपने शो में नहीं देती हूँ, और स्टॉक्स पर अगर आपको जवाब चाहिए तो विपुल की हेलो मनी 9 दिन में 1 से 2 उसमें जुड़िए। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से बाय बाय।